हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ पे 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही साथ उसके आंसर भी कराएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग क्या है। देखिए जीन क्लोनिंग की यदि हम बात करें तो जीन क्लोनिंग की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं। देखिए एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि ही क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। यानी देखिए कोई भी क्या है, एक विशिष्ट जीन है, कोई भी पर्टिकुलर जीन है, यदि उस जीन के एक से अधिक यानी उसके अनेक प्रतिकृति या हम इसको कह सकते हैं कॉपी, तो अनेक प्रतिकृति या कॉपी तैयार करने की जो विधि होती है, प्रोसेस होती है, इसी को क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब यदि हम बात करें जीन क्लोनिंग की, देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत सबसे पहले किसी भी जीव के किसी खास जीन को निकाला जाता है। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटकर अलग किया जाता है। तो वही है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, किसी भी जीव के विशिष्ट जीन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पे 2 बार हो गया। देखिए एंडोन्यूक्लियस की सहायता से क्या करते हैं, काट करके अलग किया जाता है। और इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या किया जाता है कि डीएनए के जो खंड होते हैं आपस में, उन डीएनए खंडों को आपस में अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है, तो कोशिकीय डीएनए से पृथक किया जाता है और डीएनए की प्रतिकृति इस प्रकार से तैयार की जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी विशिष्ट खास जीन को निकालने के लिए उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से क्या करते हैं, काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है और फिर डीएनए की प्रतिकृति जो है तैयार की जाती है। अब देखिए पेपर में आपको आता है कि जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग की आपको विशेषताएं या उपयोगिताएं बतानी है। तो देखिए जीन क्लोनिंग की बेसिकली 5 से 6 यहां पे विशिष्ट उपयोगिताएं दी गई है। देखिए सबसे पहली उपयोगिता क्या होती है जीन क्लोनिंग की, कि इसके द्वारा हम आनुवांशिक गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके द्वारा सबसे पहली विशेषता तो यही है कि आनुवांशिक गुणों को यानी जेनेटिक्स जो भी कैरेक्टर है उनको प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए दूसरी उपयोगिता क्या है कि इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। वहीं इसके अलावा यदि हम बात करें तीसरा, तो देखिए तीसरा क्या है, इस तकनीक के द्वारा कई दवाओं का संश्लेषण भी किया जा सकता है। यानी कई टाइप्स की जो मेडिसिन है इसका भी संश्लेषण जो है किया जा सकता है, किसके थ्रू, जीन क्लोनिंग के माध्यम से। इसके बाद देखिए अगली उपयोगिता क्या है, इसका उपयोग सुजननकी यानी यूजेनिक्स में भी किया जा रहा है। और जो बेसिकली यूजेनिक्स होती है यह एक बायोलॉजी की शाखा का रूप ले चुकी है और इसका उपयोग जो है मानव के भावी गुणों को सुधारने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग सुजननकी में भी किया जाता है तथा साथ ही साथ देखिए इसका और उपयोग क्या है, देखिए उपयोगी जंतुओं को पैदा करने में और विशेषकर से ऐसे जंतुओं को प्राप्त करने में जो कि दूध व प्रोटीन देने वाले जंतु होते हैं। तो इसके द्वारा उपयोगी जंतुओं को भी पैदा करने में सहायता मिलती है। चलिए इसके बाद आखिरी क्या है कि उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए उच्च गुणों वाले जो जीन होते हैं, जीव होते हैं, उनको सरलता से प्राप्त किया जा सकता है किसके माध्यम से, जीन क्लोनिंग के माध्यम से, क्योंकि जीन की कई सारी प्रतिकृति तैयार की जा सकती है जिस कारण से इनके उच्च गुणों के जीनों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यदि हम बात करें जीन क्लोनिंग की विधियां की, तो देखिए जीन क्लोनिंग की 2 विशिष्ट विधियां हैं और दोनों की दोनों विधियां पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहली विधि है डीएनए पुनर्योजन तकनीक और इसके अलावा दूसरी क्या है, पीसीआर या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। कौन कौन सी, पहली है डीएनए पुनर्योजन तकनीक और दूसरी है पीसीआर या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, या इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल डीएनए पुनर्योजन तकनीक देखेंगे जो कि पहली प्रोसेस है और इसके बाद जो पीसीआर है यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्या है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक। तो देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है, इसके द्वारा कैसे जीन क्लोनिंग होती है। तो देखिए यदि हम बात करें डीएनए पुनर्योजन तकनीक की, तो देखिए इसमें किसी भी जीव के जीनोम में, देखिए कोई भी जीव है जिसके जीनों का जो समूह होता है एक्चुअल में उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो किसी भी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट करा करके यानी अच्छे लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट करा करके नए प्रकार के डीएनए को बनाना ही डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाती है। अब देखिए किसी भी वंचित व्यक्ति का डीएनए है उसके जीनों को प्रविष्ट करा करके एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना ही
डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाती है। तथा इस प्रकार बने डीएनए को हम क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन डीएनए भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है? इस तकनीक के द्वारा किसी भी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जो जीन होते हैं उन जीनों को प्रविष्ट करा दिया जाता है तथा साथ ही साथ एक नए प्रकार के डीएनए का संश्लेषण करना या एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना ही डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाता है। तथा इस प्रकार बने जो डीएनए होते हैं उसको पुनर्संयोजन डीएनए भी कहते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें पुनर्संयोजन या पुनर्योजन तकनीक की, तो देखिए जो पुनर्योजन डीएनए तकनीक होती है इसका उपयोग करके किसी भी जीव के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करने की तकनीक को ही जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग करके किसी भी जीव के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन करने की इस तकनीक को ही क्या कहते हैं? जीन तकनीक या हम जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए डीएनए पुनर्योजन जो तकनीक होती है, इस डीएनए पुनर्योजन तकनीक में यूज होने वाले कई सारे उपकरण होते हैं। उन उपकरणों का इसके बाद हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कई सारे उपकरण होते हैं डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के। तो आइए सबसे पहले एक एक करके यहां पे देखेंगे कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक के जो उपकरण होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए डीएनए पुनर्योजन तकनीक के कई सारे उपकरण हैं। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखिए यदि हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की, तो यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों को पहचान कर उनको तोड़ने का काम करता है। यानी देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है और यह क्या करता है कि डीएनए के खंडों को, जैसा कि हमको पता है डीएनए आपस में 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, तो डीएनए के कई सारे जो खंड हैं उन खंडों को पहचान करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम किसका होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। तो यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का काम करता है। अब देखिए इसके बाद दूसरा उपकरण है टेक पॉलीमरेज। देखिए टेक पॉलीमरेज क्या है? यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यह भी एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि थर्मस एक्वेटिस से पाया जाता है। देखिए यह थर्मस एक्वेटिस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह थर्मस एक्वेटिस में पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह 72 डिग्री सेल्सियस यानी 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर भी सक्रिय रहता है। तो यह 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है या सक्रिय रहता है। और इसका उपयोग जो है पीसीआर अभिक्रिया में होता है। किसमें? पीसीआर अभिक्रिया में, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में इसका यूज होता है। और इसकी सहायता से डीएनए की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसकी सहायता से डीएनए की संख्या को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसके बाद अगला उपकरण है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? यह एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। देखिए जैसा कि डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, तो उसी प्रकार जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यदि आरएनए से डीएनए बनता है उस क्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इस एंजाइम की उपस्थिति पर ही आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। तो इस एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। और इसकी खोज जो है सबसे पहले रेट्रोवायरस में की गई थी। किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। और किसमें की थी? रेट्रोवायरस में की थी। और इस प्रकार के डीएनए को हम कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आरएनए से डीएनए बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसकी खोज सबसे पहले रेट्रोवायरस में टेमिन तथा बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इसकी खास बात क्या है कि इसको कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। यानी मुख्य रूप से यहां पे यदि हम समझे तो कोई भी ऐसा एंजाइम जिसकी सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। और जैसा कि हमको पता है कि डीएनए से आरएनए को बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। लेकिन यदि आरएनए से डीएनए बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए एक और क्या है? डीएनए लाइगेज। यह उपकरण जो होता है, इस इंस्ट्रूमेंट की यदि हम बात करें तो यह भी एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है। और इस एंजाइम का उपयोग जो है किसी भी डीएनए के 2 खंडों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार एंजाइम का उपयोग जो है डीएनए के 2 खंडों के लिए जोड़ने के लिए किया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? डीएनए लाइगेज। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि डीएनए के आपस में टूटे हुए खंडों को जोड़ने के लिए कौन काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है
यह आपस में डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक आखिरी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट है कृत्रिम जीन्स। यदि हम कृत्रिम जीन्स की बात करें तो देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो जीन्स होते हैं, जीन्स को एक तंत्र से दूसरे तंत्र में प्रविष्ट कराया जाता है और इस प्रविष्ट कराने के लिए देखिए यहां पे हम कह सकते हैं अतः जीन्स जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए प्रमुख पदार्थ हैं और मुख्य रूप से कृत्रिम जीन्स जो है ये क्या करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए जो प्रमुख मटेरियल्स हैं या प्रमुख जीन्स है इनको एक तंत्र से दूसरे तंत्र में पहुंचाने के लिए इसका काम किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्योजन डीएनए और संपूरक डीएनए में अंतर बताना। तो देखिए सबसे पहले यदि हम पुनर्योजन डीएनए की बात करें तो देखिए यह दो सूत्र युक्त होता है। यह कैसा होता है? डबल हेलिक्स यानी दो सूत्र युक्त होता है। वही जो संपूरक डीएनए होता है यह कैसा होता है? यह एकल सूत्री होता है। जैसा कि आरएनए जो है कैसा होता है? एकल सूत्री होता है। उसी प्रकार संपूरक आरएनए भी, संपूरक डीएनए क्या होता है? यह भी एकल सूत्री होता है। चलिए यदि हम बात करें पुनर्योजन डीएनए की तो इसमें क्या होता है? पुनर्योजन डीएनए में यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। यह किससे किससे मिलकर बना होता है? तो यह दो अलग अलग प्रकार के जीवों के डीएनए से मिलकर के बना होता है। और यदि हम संपूरक डीएनए की बात करें तो इसके निर्माण में केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि इसके निर्माण हेतु डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो पुनर्योजन जो डीएनए होता है इसके निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। वहीं यदि हम बात करें संपूरक डीएनए में तो इसके निर्माण हेतु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार पुनर्योजन डीएनए और संपूरक डीएनए के मध्य आपको अंतर कंप्लीट करना है। पेपर में यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो देखिए इसके पहले भी हमने जिक्र कर चुका है इसका डीएनए लाइगेज का। तो देखिए डीएनए लाइगेज जो होता है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि जो आपस में डीएनए के टूटे हुए खंडों को या अणुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो डीएनए लाइगेज एक प्रकार का एंजाइम होता है और यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि आपस में डीएनए के टूटे हुए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टी प्लाज्मिड क्या होता है। तो देखिए टी प्लाज्मिड जो होता है यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड हैं। यानी टी जो एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें इनकी तो देखिए ये जो द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करते हैं। यानी जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें संक्रमण करने के पश्चात ये ट्यूमर निर्माण को भी अभिप्रेरित करते हैं और यह जीन अभियांत्रिकी को भी साथ ही साथ प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से टी प्लाज्मिड जो है यह एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाते हैं और ये द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं और उसके बाद ट्यूमर निर्माण को भी अभिप्रेरित करते हैं तथा साथ ही साथ जीन अभिव्यक्ति को या जीन अभियांत्रिकी को भी प्रेरित करते हैं। इसके बाद देखिए एक आखिरी क्वेश्चन है जीन बैंक क्या होते हैं समझाइए। तो देखिए जीन बैंक की यदि हम बात करें तो जीवों के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली जो संस्था या स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीन बैंक कहते हैं। तो देखिए कोई भी पर्टिकुलर यदि जीव है उसके जो जीन्स हैं उनको संश्लेषित अवस्था में ही संरक्षित करने वाली जो संस्था या स्थान होती है उसको हम क्या कहते हैं? जीन बैंक कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो या डीएनए, जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है आनुवांशिक पदार्थ। तो देखिए मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए हो गया इसका संरक्षण किया जाता है तथा इसका सबसे पहला उपाय यह होता है कि दुर्लभ जीव जो होते हैं उनको संरक्षित रखा जाए। इसके माध्यम से जो दुर्लभ जीव होते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाता है। तो इसके माध्यम से दुर्लभ जीवों को भी संरक्षित रखा जाता है तथा साथ ही साथ इसके अलावा कोशिकाओं या ऊतकों को भी सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से जीन बैंक जो होते हैं जीवों के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करके रखी जाने वाली संस्था ये क्या कहलाती है? जीन बैंक कहलाती है। इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में जो पाए जाने वाली जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं चाहे वो डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो डीएनए जैसे मान लीजिए हमारा है तो इसका संरक्षण किया जाता है और इसका सबसे पहला उपाय यह होता है कि कोई भी यदि दुर्लभ जीव है उसको संरक्षित रखा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके अलावा कोशिकाओं या ऊतकों को भी सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो जीन बैंक होते हैं वो एक प्रकार की संस्थाएं होती है या स्थान होते हैं जहां पे जीवों के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
यहाँ पे दोस्तों आपको चैप्टर 11 के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।